हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर में आपका वेलकम है, स्वागत है। हाउस प्रॉपर्टी अपने आप में काफी अच्छा चैप्टर है इनकम टैक्स के लिहाज से। और जनरली जब आप रिवीजन करते हैं या फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं तो ये एक छोटा टॉपिक होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, जिससे आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और रिवीजन कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर बेटर रहता है कि आप रिवीजन यहीं से स्टार्ट करें, कि एक बार थोड़ा सा रिदम बनता है, आप ट्रैक पर आते हैं, तो उसके बाद स्टडीज को आपने फिर जारी रखना है, कंटिन्यू करना है। और इस चैप्टर का सीए लेवल में, सीएस लेवल में, बीकॉम, एमकॉम लेवल में महत्व है। हर जगह इसका कोई ना कोई पॉइंट क्वेश्चन वेटेज में रहता है। तो उस कारण हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपस में मिलकर कि इस हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को शॉर्ट में समझा जाए। न्यूमेरिक्स करना वो तो एक लेक्चर में या एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं उन्हें अगर आपने क्लियर कर लिया तो इस बारे में कोई प्रॉब्लम आपको शायद नहीं आएगी। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह के लिए भी आपको अलग से 3-4 लेक्चर या क्वेश्चंस करने होंगे, जिससे आप एक तरह से ट्रैक पर रहें और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो। पर थ्योरी बेस पर और क्वेश्चंस में जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं उन बेस पर मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी की पूरी रिवीजन करा दूंगा और रूल को समझा दूंगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एक बार भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। और अगर आप चैप्टर को नए सिरे से करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, स्टिल कर सकते हैं या जैसा भी है, और आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ आने वाला है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 22 कवर करता है और सेक्शन 22 के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी का परफॉर्मा है, कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। अपने स्टेटमेंट को अभी सीखेंगे, आप साथ साथ अगर नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 22 है इनकम टैक्स एक्ट का। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से है, और उसमें अगर सेक्शन 22 को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, वरना कम से कम हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगी। तो आप थोड़ा ध्यान दें, ये 22 सेक्शन ही आपको इस चैप्टर में एंटर करवाएगा। और अगर इसमें फ्लॉप हो जाते हैं, यानी कि इसकी 3 कंडीशंस को आप पूरा नहीं कर पाते, तीनों को ही पूरा करना है, तो फिर इसका मतलब आपकी इनकम टैक्सेबल इस हाउस प्रॉपर्टी में होगी, इस चैप्टर में होगी। फिर चाहे आपकी इनकम प्लस में आती है चाहे माइनस में आती है, तो चैप्टर का नाम तो इनकम रहता है, और अगर माइनस में आती है तो आप माइनस का निशान लगा देंगे तो वो अपने आप में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फिल करना होता है। तो आइए चेक करते हैं सेक्शन 22 के हिसाब से क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्शन 22 कहता है कि आपके पास हाउस होना चाहिए। हाउस, हाउस में इंक्लूडेड लैंड, मतलब आपके पास मकान है और मकान के साथ अगर कोई कार पार्किंग की जगह है या कोई कैटल्स वगैरह पशु बांधने के लिए जगह आपने ले रखी है और पूरी 4 दीवारी करवा रखी है, तो चाहे रजिस्ट्री अलग अलग ही क्यों ना हो, तो गवर्नमेंट के लिहाज से टैक्सेबिलिटी के हिसाब से, टैक्स लगाने के लिहाज से हाउस का मतलब वो नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ रह रहे हैं, साथ वाले एरिया को भी अगर आपने कवर कर रखा है तो वो भी हाउस का पार्ट ही माना जाएगा। और कल को अगर आप इसे लेट आउट करते हैं, किराए पर देते हैं, तो गवर्नमेंट की नजर में सिर्फ रहने वाली जगह के अलावा जो कार पार्किंग की जगह है या साथ में कोई प्ले ग्राउंड भी हो सकता है जिसको आपने कवर किया और आपकी ओनरशिप में हो, स्वामित्व में हो, तो वो भी हाउस का ही पार्ट माना जाता है। तो आइए फिर चेक करते हैं। पहली बात तो आपके पास हाउस होना चाहिए, इंक्लूडेड लैंड, जो भी लैंड उसके साथ अटैच है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हाउस एंड लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू, यानी कि जो लैंड उसके साथ जुड़ी हुई है, भूमि जो जुड़ी हुई है। दूसरी बात, आप उसके ओनर हो, मालिक हो, स्वामी हो। और तीसरी बात, नॉट यूजिंग इन सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन, अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। तो वापिस चेक करो, सेक्शन 22 की 3 कंडीशंस हैं। पहली बात तो हाउस होना चाहिए, लैंड उसके साथ जुड़ी हो सकती है तो वो भी एक हाउस का पार्ट ही मानी जाएगी। आप उसके ओनर हो, मालिक हो, स्वामी हो। और तीसरी बात, नॉट यूजिंग सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे। आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये मकान है, मैं इसका ओनर हूं, मालिक हूं,
और मैं अपने कोचिंग सेंटर के लिए इसका यूज करता हूं। तो आइए चेक करते हैं क्या होता है। हाउस था, मैं उसका ओनर था, लेकिन खुद के बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं करना, तो तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी में ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये हाउस शिफ्ट किस में हो जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो चैप्टर है हमारा थर्ड हेड है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। वो अलग बात है कि इससे जो भी अर्निंग होगी और इसके जो एक्सपेंसेस क्लेम होंगे वो इस चैप्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हाउस प्रॉपर्टी में वो नहीं रहा। फिर और बात करते हैं, मेरे पास हाउस था, मैं उसका ओनर ही नहीं था, तो फिर आगे वाली कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। फिर चाहे मेरे को किराया क्यों ना मिल रहा हो, तो फिर भी वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। समझा देता हूं कि जैसे मैंने 10,000 पर मंथ के हिसाब से किराए पर एक मकान लिया और उसको मैंने 15,000 पर मंथ के हिसाब से वापस किराए पर दे दिया, ठीक है, उसे सब लेटिंग कहते हैं, उप किराएदारी कहते हैं। तो मेरे को जो किराया पड़ रहा है वो 15,000 और लेस जो मैंने पे कर दिया ऑनर को, मालिक को, वो 10,000। तो नेट 5,000 रेंट मेरी जेब में आ रहा है, पॉकेट में आ रहा है पर मंथ। और एनुअली साल की बात करें तो 60,000 रेंट मेरे को मिला। तो वो 60,000 रेंट मिला तो वो इस चैप्टर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, चेक करो। हाउस था, मैं उसका ओनर नहीं था जी। हाँ, अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा था, जिसको मैंने किराए पर दिया वो चाहे कुछ भी करता रहे। तो पक्की बात है ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि ये अदर सोर्सेज में 60,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। और बात करते हैं कि मेरे पास ओपन लैंड थी और मैंने उसे किराए पर दे दिया, ठीक है, मैं उसका ओनर हूं, अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, लेकिन हाउस तो नहीं है जी, सिर्फ लैंड है। जैसे अगर कोई लोकल अथॉरिटी के पास ओपन लैंड पड़ी है और वो मेले प्रदर्शनियों के लिए अगर खुली रहती है और बाद में उसे वो किराए पर दे देते हैं और उससे जो भी अर्निंग होती है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, तो वो भी तो यहां पर है कि हाउस नहीं था। फिर चाहे मैंने किराए पर क्यों दे दिया हो, इसका मतलब लैंड को अगर आप किराए पर देंगे तो हाउस न होने की वजह से सेक्शन 22 में कवर नहीं हुआ और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और बताता हूं कि मेरे पास एक मकान था, मैं उसका ओनर था, लेकिन मैंने उसे किराए पर दिया, किसे, कि अपने एम्प्लॉइज को क्वार्टर्स बनाकर किराए पर दे दिया। और एम्प्लॉइज को क्वार्टर्स बनाकर किराए पर देना, मकान से अर्निंग तो है, लेकिन मेरा मेन काम क्या था कि बिजनेस करना था, उस वजह से मेरे को एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स बनाने पड़े और उसे किराए पर देना पड़ा। तो मेरे पास हाउस था, मैं उसका ओनर था, लेकिन एम्प्लॉइज को अगर क्वार्टर हम किराए पर देते हैं तो वो बिजनेस यूज माना जाता है, क्योंकि आपका टारगेट बिजनेस करना था, उस वजह से लेट आउट करना पड़ गया, किराए पर देना पड़ गया, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से वो बाहर हो जाएगा क्योंकि उसे बिजनेस यूज माना जाता है। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं करना। तो मैंने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में ही यूज किया था, चाहे मैं उसमें बिजनेस नहीं कर रहा था, एम्प्लॉइज को क्वार्टर्स पे क्वार्टर्स बना कर दिए और उससे मेरे को ना चाहते हुए भी किराया मिला या उनकी सैलरी में से मैंने डिडक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क है हाउस प्रॉपर्टी का। अभी दो एग्जांपल और देता हूं छोटे छोटे, ताकि आप इस चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओ, और पहले भी अगर आपने किया तो भी आपको एनालिसिस करके आपका दिमाग खोल दूंगा, काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मेरे पास हाउस था, मकान था, मैं उसका ओनर था और मैंने उसे किराए पर दे दिया। तो चेक करते हैं, हाउस था, ओनर था, किराए पर दे दिया। वो चाहे बंदा खुद का बिजनेस करे, मैं तो अपना बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहा ना, तो तीनों कंडीशन यूज हो रही हैं। तीसरी कंडीशन नेगेटिव है जो रोकती है कि आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज न करें। तो कहां यूज हुआ, मैंने किराए पर दे दिया। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही थी और मैंने अपने बिजनेस में यूज नहीं किया, तो तीसरी भी होगी। इसका मतलब लेट आउट हाउसेज, किराए वाले मकान इस चैप्टर में आ जाएंगे। फिर मैंने किराए के लिए, मकान के लिए बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि किराए पर चढ़ाना है जी, और पूरे साल बोर्ड टंगा रहा
और कोरोना काल में ये किराए पर नहीं दिया जा सका और पूरे मकान को खाली ही रखना पड़ा, लेकिन था वो किराए के लिए। तो फिर चेक करते हैं, मकान था, मैं उसका ओनर था, अपने बिजनेस में यूज नहीं कर पाया, तो भी कंडीशन पूरी हो रही है, पक्की बात है हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। फिर तीसरी बात करता हूं, मेरे पास मकान था, मैं उसमें खुद रह रहा हूं, सेल्फ रेजिडेंस हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज हो रहा है। फिर चेक करते हैं क्या होता है, हाउस था, ओनर था, और नॉट यूजिंग, सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन, अपने बिजनेस में तो यूज नहीं कर रहा, हाँ ठीक है कि रह रहा हूं, वो एक अलग बात है। तो वही मकान भी ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी में कौन से मकान आएंगे, या तो किराए पर दे दो, या खुद रह लो, या किराए के लिए आपने रखा हुआ था लेकिन पूरे साल वैकेंट रह गया, किराएदार नहीं आया, वो भी कवर होता है, क्योंकि सेक्शन ये 22 है। और जब कोई बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, चाहे कहीं भी ट्यूशंस पढ़ें, सेल्फ स्टडीज करें, कॉलेज में करें, बेस क्लियर नहीं होता तो आप बस अंधाधुंध फायरिंग करते हो। हाँ, 2-3 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में कर लिए, एक सिटिंग में कर लिए, तो आप में जान आ जाती है, लेकिन बेस में घुसना कोई नहीं चाहता, जबकि यही चैप्टर की जान होती है। और एक बार आपने क्लियर कर लिया, पूरी लाइफ के लिए क्लियर होता है। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं कि ये परफॉर्मा कैसे बनता है। तो जब भी हाउस प्रॉपर्टी का परफॉर्मा बनाएंगे, किसी के पास 10 मकान भी हो सकते हैं, तो वो 10 कॉलम खींच देगा, लेकिन मेरा टारगेट क्या था, जो 3 तरह के मकान इस चैप्टर में आने चाहिए, तो मैंने उन तीनों का कॉलम बनाया ताकि उनका रूल भी आपके लिए क्लियर हो। तो आइए, ये हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो परफॉर्मा बनाना है उसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन बना रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, किसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 3 कॉलम, 3/4 पेज का कम से कम आप बनाएंगे, और उसमें आप कॉलम चेक करो। मैंने पहला कॉलम बनाया लेट आउट हाउस का, यानी कि हम लेट आउट हाउस का रूल समझना चाहते हैं, और ऐसे 2 मकान है, 3 है, 4 है, तो एक जैसा रूल रहेगा, बस कॉलम चेंज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कोई वैकेंट हाउस था, किराए के लिए तो था लेकिन पूरे साल ही खाली रहा, तो उसका क्या रूल है, वो यहां पर कंफर्म हो जाएगा। पहले हम सिर्फ इस कॉलम की बात करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, बस यहां से स्टडी करना है। लेट आउट हाउसेस पे पूरा रूल एप्लीकेबल होता है, पूरा परफॉर्मा एप्लीकेबल होता है। तीसरा हाउस सेल्फ रेजिडेंस है, यानी कि जिसमें मैं खुद रह रहा हूं, तो उसका क्या रूल है वो यहां पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लेट आउट हाउस के लिए जो सबसे बड़ा रूल होता है, यानी कि ये पूरा परफॉर्मा जो एप्लीकेबल होता है, वो लेट आउट हाउस किराए वाले मकान पर होता है। तो उसको चेक करते हैं, इसके 3 पड़ाव आते हैं। फर्स्ट, ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह को लेस करोगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। 2 डिडक्शन से 2 छूटें देंगे तो फिर क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। ग्रोस एनुअल वैल्यू में मेन तो 3 स्टेप ही होते हैं। चौथा स्टेप तो तब एप्लीकेबल होता है जब मकान कुछ पीरियड के लिए वैकेंट रहा, उसकी अभी बात करते हैं हम। सबसे पहले आप चेक करें, ग्रोस एनुअल वैल्यू के लिए मान लो 3 स्टेप ही यूज करने हैं, और आपने मकान को लेट आउट कर दिया, किराए पर दे दिया, तो चेक करें, सबसे पहले थर्ड स्टेप को चेक करो। स्टेप थर्ड क्या कहता है, विच एवर इज हायर। और अगर मकान पूरे साल में एक दिन भी खाली नहीं रहा, तो स्टेप थर्ड ही ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाती है, हम कोमा लगाकर लिख देंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन स्टेप थर्ड क्या कहता है, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा है। इसका मतलब थर्ड स्टेप का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, मेन स्टेप ही आपके कौन से हुए, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, आपने मकान किराए पर दिया, तो आपने 5000 पर मंथ के हिसाब से किराए पर दिया, और इंटू 12 करेंगे तो कितना हो गया, 60,000। तो 5000 इंटू 12, 60,000 के हिसाब से पूरे साल का आपको रेंट मिला। तो स्टेप सेकंड क्या कहता है, रेंट फॉर द ईयर माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। और अगर सेल्फ रेजिडेंस है, आप खुद कुछ टाइम उस पोर्शन में रहे हैं, तो उससे भी आप लेस करें। मान लो ये नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये तो जब टिपिकल क्वेश्चन होते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में एंटर होता है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि 5000 पर मंथ के हिसाब से पूरे 12 महीने के लिए आपने किराए पर दे दिया, तो 60,000 रुपए किराया आपको रिसीव हुआ। तो सिर्फ आपके कहे के अनुसार गवर्नमेंट ने सेकंड स्टेप में अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दिया 60,000। अब बात गवर्नमेंट की है, आपने किराया कम भी बताया हो सकता है, नॉर्मल भी बताया हो सकता है, और ज्यादा भी बताया हो सकता है। बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की।
फर्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट की तीन चीजें हैं, यानी कि तीन में से एक प्योर होकर आउटर में आएगी। हाँ, जो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे उसका प्रॉपर वर्किंग नोट बना सकते हैं कि कैसे ये अमाउंट यहाँ पर आई, पर यहाँ पर इतना लेंथी ना खींचो फर्स्ट स्टेप को, जनरली कई लोग करवा देते हैं। फर्स्ट स्टेप को एक बार चेक करो क्या है। फर्स्ट स्टेप है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू गवर्नमेंट की वैल्यू है आपके मकान की, एनुअल रेंटल वैल्यू है जिस वैल्यू पर आपने लेट आउट किया है या कर सकते हो, तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से होती है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल रेंटल वैल्यू तो वही होती है जो आप गवर्नमेंट को बताते हो। तो म्युनिसिपल वैल्यू गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मान लो 50,000 थी, यानी कि गवर्नमेंट की नजर में आपका मकान 50,000 रुपए साल के किराए पर दिया जा सकता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 50,000 है। और फेयर रेंट का मतलब उचित किराया हिंदी में कहते हैं, नियर बाई जो रेंट उस मकान का चल रहा है वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से मान लो 55,000 है। तो 50,000 ये था और 55,000 ये था, तो विच एवर इज हायर कितना हो गया 55,000। और गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रेंट बताया हुआ है रेंट कंट्रोल एक्ट में, हर मकान के साइज के हिसाब से, जगह के हिसाब से, रोड के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड रेंट होता है। और वहां पर अगर आपका मकान है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है तो उसका स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन ने बता रखा होगा। और मान लो स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन ने 52,000 बताया है, तो अब फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 थी, फेयर रेंट 55,000 था, विच एवर इज हायर क्या हुआ 55,000। पर गवर्नमेंट ने रेंट का कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया और उसमें स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ 52,000 है। तो आप बताओ इससे ऊपर किराया पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो गवर्नमेंट की जो पहली दो वैल्यूज थी उनका कोई महत्व नहीं रहा। इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट तक लिमिट करना पड़ेगा, 52,000 तक आपको लिमिट करना पड़ेगा। चाहे 50,000 और 55,000, आप ज्यादा तो 55 को ही मान रहे थे, 55,000 को मान रहे थे, लेकिन इस स्टेप की 52,000 की अमाउंट यहां पर आएगी। फिर बात करते हैं, मान लो कि स्टैंडर्ड रेंट 62,000 होता, फिर क्या होता 50,000 55,000, विच एवर इज हायर कितना हो गया 55,000। लेकिन 62,000 से ज्यादा नहीं हो सकता या वहां तक लिमिट करना है, तो बस 62,000 से ज्यादा कहां है 50 और 55,000, विच एवर इज हायर क्या हुआ 55,000। तो इसका मतलब यहां पर अमाउंट क्या आएगी 55,000। अब बात करते हैं, नॉर्मली हम बातें कर रहे हैं और साथ साथ आप परफॉर्मेंस सीख रहे हो। फर्स्ट स्टेप में 55,000 आया और सेकंड में मान लो 60,000 आपको रेंट मिला और आपने बता दिया गवर्नमेंट को, तो 55,000 और 60,000, फिर लाइन लगाकर आप क्या लिखेंगे विच एवर इज हायर 60,000। इसका मतलब गवर्नमेंट की वैल्यू 55,000 थी, आपने 60,000 बताए थे, तो आपकी बताई हुई वैल्यू के हिसाब से इनकम बन रही है, उसी पर टैक्स लगेगा, तो यहां पर 60,000 आ गया। और अगर आपने रेंट कम बताया होता, आप कहते नहीं जी हमें तो 4,000 रुपए ही पर मंथ किराया मिल रहा है, 4,000 ही मिल रहा है, तो यहाँ 52,000 थे, यहाँ 48,000 आते जैसा कि आपने बताया। विच एवर इज हायर में फिर फर्स्ट स्टेप नीचे आ जाता और कम से कम गवर्नमेंट की वैल्यू के हिसाब से तो टैक्स लग ही जाता और यहाँ पर 52,000 आ जाते। फोर्थ स्टेप कब एप्लीकेबल होता है, तो सुनते रहना, बेस आपको बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप अगर आप पूरे साल का लिखते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वैल्यूज हैं, ये डेली की नहीं हो सकती, और कोई मकान हमारे साल में किसी भी दिन बन सकता है, तो भी गवर्नमेंट ये वैल्यूज पूरे साल की बताएगी। तो जब ये पूरे साल की एनुअल वैल्यू है तो ये भी एनुअल आपको लिखनी पड़ेगी। और बाई चांस अपने वापिस पुरानी बात करते हैं कि 5,000 के हिसाब से 12 महीने किराए पर आप दे सकते थे 60,000, पर आपको सिर्फ 8 महीने ही किराए पर देना पड़ा, फिर भी गवर्नमेंट यहां पर एनुअल रेंट लिखवाएगी। तो 5,000 का गुना 12 से करेंगे, 60,000 आप यहां पर लिख बैठे, इसका मतलब आपने 4 महीने का रेंट ज्यादा लिख दिया। किस वजह से कि ये एनुअल वैल्यू है तो ये भी एनुअल होएगी, तो फिर कंपेयर कैसे होता, तो उस कारण विच एवर इज हायर यहां पर उतार दिया। लेकिन स्टेप फोर्थ में फिर गवर्नमेंट वापस जिस वैल्यू को ज्यादा लिखा था उसको लेस कर लेगी, यानी कि आपने तो 5,000 इंटू 8 यानी कि 40,000 ही किराया अर्न किया था, पर फिर भी यहां 60,000 लिखा, कारण कि कंपेयर सही हो पाए। तो उस वजह से यहां पर गवर्नमेंट वापस क्या करेगी, लेस कर देगी।
लेस कर देगी 4 महीने का किराया यानी कि वैकेंसी का, और वो वैकेंसी थी 4 महीने की, तो 20,000 रेंट को आप यहां पर डिडक्ट कर देंगे, और इसका मतलब कुल मिलाकर 8 महीने के रेंट पर ही टैक्स लगेगा। ऊपर 12 महीने थे और नीचे 4 महीने आप लेस कर चुके। इस स्टेप को आप ग्रोस एनुअल वैल्यू नाम देंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इन कॉलम्स की बात बाद में करते हैं। फिर इसमें से लेस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अगर मकान मालिक म्युनिसिपल टैक्स पे करता है और उसे फिर गवर्नमेंट लेस करवा देती है, लेकिन अगर पेमेंट ही करनी है तो आप किसी भी साल की पेमेंट क्यों ना करें, ऑफ एनी ईयर इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस साल की इनकम आप काउंट कर रहे हो उसमें किसी भी साल के म्युनिसिपल टैक्स आप लेस कर सकते हो, बस पे होने चाहिए और इसी साल आपने पे किए हो। पिछले साल आपने म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किए थे तो पिछले साल पक्की बात है आप लेस नहीं कर पाए होंगे, पिछले साल की इनकम बढ़कर आई होगी क्योंकि लेस ही नहीं हुए थे, तो वो गवर्नमेंट यहां पर लेस कर देगी। और बाई चांस इस साल नोटिस आया म्युनिसिपैलिटी का कि टैक्स पे करो और आपने पे ही नहीं किए, तो फिर आपकी जेब से तो वो टैक्सेस निकले ही नहीं, गवर्नमेंट के पास पहुंचे ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट घटी हुई इनकम पर टैक्स भी कैसे ले ले, गवर्नमेंट का दो तरफा नुकसान हो जाएगा। आप इनकम टैक्स में इनकम कम बता दोगे और म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस भी नहीं चुका पाओगे, म्युनिसिपैलिटी को भी नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट फिर क्या रूल बनाए कि म्युनिसिपल टैक्स होने चाहिए, पे होने चाहिए, और कौन पे करे, ओनर, मालिक पे करेगा तो लेस हो जाएंगे। और चाहे कितने भी आप पे करें, चाहे 6 महीने के पे करें, पूरे साल के करें, 2 साल के करें, इस साल अगर पे कर दिए तो वो लेस हो जाएंगे। और फिर आप इसको और एग्जांपल के तौर पर समझो कि आपको 1 लाख रुपए रेंट मिला, मान लो ग्रोस एनुअल वैल्यू 1 लाख हो गई, और आपने टेनेंट से, किराएदार से ही एग्रीमेंट किया था कि म्युनिसिपल टैक्स भाई तू ही पे करना, तो क्या होगा, 1 लाख में से लेस नहीं होगा कुछ भी। और आप खुद सोचो आपकी जेब में भी 1 लाख रहे और यहाँ पर ओनर पे करे तो ही लेस होते हैं, टेनेंट पे करे, किराएदार पे करे तो लेस नहीं होंगे। अब लाइन लगाकर नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, हिंदी में इसे शुद्ध वर्तमान मूल्य कहते हैं, शुद्ध वार्षिक मूल्य कहते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इस वैल्यू में से पहले 8 डिडक्शंस लेस हुआ करती थी, अब पिछले 20 सालों से सिर्फ 2 ही डिडक्शंस हैं। पहले रिपेयर्स वगैरह की डिडक्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम की, प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शंस मिला करती थी। अब गवर्नमेंट ने उन चीजों को बंद कर दिया और फ्लैट रेट से 30% डिडक्शन दे देगी, और वो पहली डिडक्शन है। तो एक बार आप चेक करो, लेस हम करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, गवर्नमेंट बिना मांगे आपको देगी, और अगर यहाँ पर 1 लाख वैल्यू चल रही है तो उसका 30%, नेट एनुअल वैल्यू का 30% आप यहाँ पर दे देंगे। मैंने लिखा इफ पॉजिटिव, अगर नेट एनुअल वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो से कुछ ज्यादा है, जीरो पर भी निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलना, जीरो ही होगा। तो अब यहां पर गवर्नमेंट लेस कर देगी, लेकिन जो 8 डिडक्शंस पहले हुआ करती थी उनमें से पहली 7 के लिए 30% फ्लैट हो गया। अब रिपेयर्स वगैरह के लिए आप अलग से कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाओगे, ऑल इंक्लूसिव है इस 30% डिडक्शन में। और सेकंड डिडक्शन जो पहले 8वीं हुआ करती थी वो सेकंड हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन आपने किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा, लोन लिया होगा, और उसी पर ही आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पक्की बात है ये 1 नंबर का ही पॉइंट हो गया, कोई फर्जी काम आप नहीं दिखा रहे और गवर्नमेंट की निगाह में बने हुए हो कि वहां से आपने लोन लिया था, 1 नंबर की एंट्री है और उसका इंटरेस्ट आपने पे किया और गवर्नमेंट लेस कर देगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने नहीं भी पे किया तो क्या होगा, वो बात करते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन एक बार आप सोच लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर 3 ही छूट मिलनी है, म्युनिसिपल टैक्सेस पे करोगे तभी लेस होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना मांगे मिल जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू में से 30% है, तो ग्राउंड रेंट हो गया, रिपेयर चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, अगर उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे आप पूरी तरह इग्नोर कर दो, क्योंकि वो सारा कवर हो गया इस 30% में, और वो सब वर्किंग नोट में चले जाएंगे। दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 24, और इंटरेस्ट ऑन लोन को घटाएंगे। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउसेज आ जाएगी, और हाउस आ जाएगी, और बाद में अगर बाई चांस लॉस आता है तो आप माइनस में दिखा देंगे। ये तो किस मकान की बात हो रही है, जो लेट आउट है, इनको बहुत जल्दी समझ लेंगे। जो वैकेंट हाउस है, जो पूरे साल खाली रहा, तो उसकी म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह तो क्वेश्चन बताएगा, पर बेसिक रूल क्या है कि आप
ग्रोस एनुअल वैल्यू किस लिए निकालते हैं कि किराया जेब में आए तो ही तो ग्रोस एनुअल वैल्यू होती है। पूरे साल ही अगर मकान खाली रहा तो म्युनिसिपल वैल्यू तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में होगी। अगर आप उसे फिल कर देंगे और यहाँ कुछ है नहीं लिखने के लिए, कोई किराया तो मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला, आप 12 महीने का कैसे लिख देते? तो विच एवर इज हायर में तो कुछ ना कुछ आप उतार ही देंगे, फर्स्ट स्टेप ही आ जाएगा। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि इसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू ही नील है। तो आप बड़े ध्यान से सुनते रहें, जो हाउस वैकेंट है, और वैकेंट किस लिए है कि आपने किराए के लिए उसे रखा हुआ था, तो पूरे साल के लिए वो वैकेंट था, तो उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू नील होगी, ऊपर वाला कोई भी स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, नीचे वाले स्टेप एप्लीकेबल होंगे, क्या होंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस हो जाएंगे, तो पक्की बात है नील में से कोई टैक्सेस लेस करोगे तो माइनस में ही आओगे, और अगर माइनस में आ गए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन चांस ही नहीं है कि आप दें, अगर पॉजिटिव होता है तो ही आप देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और घट जाएगा, तो आप नेचुरली इस मकान की इनकम तो क्या माइनस में ही आएंगे। इसी कारण यहां लिखा है इनकम ब्रैकेट में लॉस फ्रॉम हाउसेज, किसी में इनकम आएगी तो प्लस के लिख दें, लॉस आ जाए तो माइनस का, तो इसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू नील है। जिस मकान में आप खुद रहते हैं, सेल्फ रेजिडेंस है, तो उसके पहले कोई भी स्टेप कोई यूज नहीं करना, उसकी नेट एनुअल वैल्यू नील है। यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस भी आपने चाहे पे की हो, चाहे म्युनिसिपल वैल्यू भी क्वेश्चन बता दे, तो उसका कोई यूज नहीं करना, आपकी नेट एनुअल वैल्यू नील है, इसके ऊपर वाला कोई भी स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा। और नील पर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो क्या देंगे, नील लिखनी है तो लिख दो, इंटरेस्ट जरूर घट जाएगा, और पक्की बात है इसका भी क्या आएगा, लॉस ही आएगा अगर इंटरेस्ट है तो। और अब देखो कि अगर खुद के रहने का कम से कम हर बंदे के पास एक मकान तो होता ही है, और 50-60% लोग इस मकान पर लोन जरूर लेते हैं, तो इसकी इनकम माइनस में आती है। और अगर आपके पास और कोई हाउस नहीं है, तो आप अपनी बिजनेस की इनकम और सैलरी की इनकम जो प्लस में चल रही थी, उसमें से ये वाले हाउस की इनकम को माइनस करवा सकते हो, सेट ऑफ करवा सकते हो, पूरा करवा सकते हो, जिससे आपको कम इनकम पर टैक्स देना होगा। इसी कारण लोग हाउस पर लोन ले लेते हैं, चाहे उनके पास खुद का पैसा भी क्यों ना हो। और जनरली सर्विसमैन और बिजनेसमैन इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं कि इंटरेस्ट की अगर छूट मिलती है तो कुल मिलाकर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इस मकान की इनकम माइनस में आती है, आप दूसरी इनकम प्लस वाली इनकम को डिडक्ट कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये तो एक तरह से परफॉर्मा था जो आपको आना चाहिए। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं, तो एक बार आप नोट्स चेक करो, ये सिर्फ 10 मिनट में आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ। कि सबसे पहले नोट्स में पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इसकी छूट मिले तो कितनी मिले, तो यहां पर थोड़ा कंसंट्रेट होना कि इंटरेस्ट ऑन लोन में दो तरह के हाउसेज होते हैं, एक तो सेल्फ रेजिडेंस और एक लेट आउट। सेल्फ रेजिडेंस हाउस के भी दो पार्ट होते हैं, कि एक तो सेल्फ रेजिडेंस हाउस 31 मार्च 99 से पहले लोन लेकर बनाया हो, एक 31/3/99 के बाद यानी कि आज से 21 साल पहले बनवाया हो, और एक उसके बाद बनवाया हो, वो आज का दिन भी हो सकता है और आज से 10-12 साल पहले भी हो सकते हैं। तो चेक करो, सेल्फ रेजिडेंस हाउस की बात हो रही है इस मकान की, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं कि अनाप शनाप इंटरेस्ट लेस कर देना है, इंटरेस्ट को लेस करने की लिमिट है जी। सेल्फ रेजिडेंस हाउस में अगर लोन लिया आपने 31/3/99 तक, तो तब लिमिट ही यही होती थी, या फिर आपने रिपेयर के लिए लिया है, वो 31/3/99 से पहले भी हो सकता है और बाद के लिए भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए तो 99 तक, और रिपेयर के लिए कब मर्जी लिया हो, मैक्सिमम इंटरेस्ट आप 30,000 डिडक्ट कर सकते हो, 30,000 घटा सकते हो, ठीक है। अगर लोन लिया 31/3/99 के बाद, तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, कुछ साल पहले तक 1.5 लाख होती थी, आपको नहीं ध्यान रखना, सिर्फ 2 लाख लिमिट अब एप्लीकेबल है। और मान लो किसी बंदे के पास दोनों ही लोन है, तो फिर 2,30,000 लिमिट नहीं रहेगी, लिमिट क्या होगी, सिर्फ 2 लाख रहेगी, ये ध्यान रखें। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है, अगर दोनों लोन बता रखे हैं तो मैक्सिमम आप कितना घटा पाओगे, सिर्फ 2 लाख रुपए। और लेट आउट हाउसेज यानी कि जो किराए वाला मकान था, किराया आपका यहां पर चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो और इंटरेस्ट आपका 5 लाख क्यों ना हो, आप घटा सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब आप अनलिमिटेड किराया दिखा सकते हो, रेंट दिखा सकते हो, तो इंटरेस्ट की भी कोई लिमिट नहीं है, ये गवर्नमेंट के हिसाब से रूल है। फिर आगे क्या है कि अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर दी है,
तो उस इंटरेस्ट पर, जैसे मान लो 2 लाख का इंटरेस्ट आपने दोस्त को यूके भेज दिया, उसका टैक्स नहीं काटा। टैक्स काटने को, डिडक्ट करने को टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 2 लाख की पेमेंट फॉरन में की इंटरेस्ट की, उसका 10% 20,000 डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना था और 1,80,000 उससे पेमेंट कर देते। आपकी तरफ से 2 लाख गए, आप पूरे के पूरे 2 लाख रुपए को लेस कर सकते थे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया, सीधा उस बंदे को इनकम पहुंचा दी, तो गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट लेस नहीं करवाएगी। आपकी इनकम 2 लाख जो कम होनी थी नहीं होएगी, बढ़ी हुई 2 लाख की इनकम पर टैक्स आपको देना पड़ेगा और ऊपर से ऊपर ये वाला टीडीएस भी गवर्नमेंट को पहुंचाना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी और आपको देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो जनरली लोग अगर पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काट कर ही पेमेंट करते हैं, चाहे करोड़पति में आपकी विनिंग ही क्यों ना हो, तो भी टैक्स कट के पेमेंट आपको आएगी, वरना जमा उन्हें करवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट की पेमेंट आप करो चाहे ना करो तो भी आप घटा सकते हैं। जैसे कि म्युनिसिपल टैक्सेस की तो पेमेंट आप करते हैं तो ही घटता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट की पेमेंट चाहे करो तो चाहे ना करो, क्योंकि कई हाउसिंग लोन की स्कीम्स हैं कि आप लोन आज लें, पेमेंट आप करें चौथे साल के बाद, तो भी गवर्नमेंट हर साल का इंटरेस्ट हर साल घटवा देगी। क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख का अगर लोन लिया है तो जिससे भी लोन लिया है, वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, वो आपसे कागजात रखवा लेंगे, कोई ना कोई चीज गिरवी रखवा लेंगे, मॉर्गेज रखवा लेंगे। और 10 लाख का लोन लिया तो 15 लाख या 20 लाख की कोई चीज आपने गिरवी रखी हुई है, तो आज नहीं कल तो इंटरेस्ट आपको देना होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी आपकी नीलाम हो जाएगी, बिक जाएगी। तो गवर्नमेंट फिर ये टेंशन नहीं पालती कि म्युनिसिपल टैक्स की तरह इंटरेस्ट की भी पेमेंट हो। इंटरेस्ट आपका हर साल का डिडक्टेबल है, आपका इंटरेस्ट लेस हो जाएगा खर्चे के तौर पर, और जिसकी इनकम है चाहे उसे ना ही मिला हो तो उसे फिर उस साल इनकम में भी इंक्लूड करना होगा। तो ये एक पैरेलल ट्रीटमेंट होता है। तो ये वाली एक तरह से इंटरेस्ट की बातें की हैं, थोड़ा शॉर्ट में, पर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो। फिर दूसरी बात है वैकेंट हाउस, ये इसी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, इसके ऊपर वाला कुछ भी नहीं लिखना, इसका मतलब इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, तो लेस क्या होंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, माइनस में इनकम आएगी, और लेस क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस वाली चीज पर लेस होता नहीं है, वही मैंने यहां पर बताया। फिर कोई मकान किसी साल में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस कारण गिर गया, डेमोलिश हो गया, तो फिर उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सेक्शन 22, हाउस ही नहीं है आपके पास, खंडर बन गया, वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमें क्वेश्चन कोई डेट ना बताए तो आपने कोई टैक्स नहीं लगाना, चाहे म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह बता दे। हाँ, अगर 6 महीने बाद वो खत्म हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, डेमोलिश हुआ है, तो 6 महीने तक तो ओनरशिप थी, तो फिर इसका पहले 6 महीने की इनकम पर टैक्स लगेगा, बाद में म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह बता रखी है, उसका कोई यूज नहीं होगा। यही इसकी बात है। फिर आगे क्या है, अगर आपने अपना मकान अपने पुत्र को रहने के लिए दे दिया, चाहे आप अपने मकान में रह रहे हो, अपने लड़के को दे दिया कि एक मकान तेरा, वो रह ले, उसके नाम पर नहीं करवाया, ठीक है। फिर आगे क्या है कि आपने अपना मकान अपने एम्प्लॉयर को दे दिया किराए पर, आप जॉब कर रहे हैं, आपने अपना मकान अपने एम्प्लॉयर को किराए पर दे दिया, वो एम्प्लॉयर चाहे वापस रहने के लिए मेरे को ही क्यों ना दे दे, या वापस रहने के लिए किसी और एम्प्लॉय को क्यों ना दे दे, अगर मैं भी वापस उसी मकान में रहूंगा तो वो सेल्फ रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। कहने को तो मैं रह रहा हूं उसमें, लेकिन यहां पर चेक करो कि मेरे को किराया तो आ रहा है, मेरा एम्प्लॉयर मेरे को किराया तो दे रहा है, तो फिर वो लेट आउट हाउस ही ट्रीट होगा, चाहे मैं उसमें ही क्यों ना रहने लग जाऊं। तो मैंने मकान किराए पर दिया अपने एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, जिसके अंडर में मैं जॉब कर रहा हूं, क्योंकि उसको किराए पर चाहिए था। फिर चाहे रहने के लिए मेरे को एज ए एम्प्लॉय क्वार्टर के तौर पर किराए पर क्यों ना दे दिया हो, रहने के लिए क्यों ना दे दिया हो, चाहे मेरी सैलरी से पैसे कटें चाहे ना कटें, फिर भी सेल्फ रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। सेल्फ रेजिडेंस का मतलब तो होता है उस मकान से मैंने कोई बेनिफिट नहीं उठाया और अकेला मैं ही रह रहा था और मेरी ओनरशिप थी, कोई किराया मेरी जेब में नहीं आया, तो गवर्नमेंट टैक्स किस पर लगाए। लेकिन इस केस में तो मकान का किराया एम्प्लॉयर मेरे को दे रहा है ना, मेरी जेब में आ रहा है,
वो अलग बात है कि वापस मेरे को दे दिया तो कुछ ना कुछ मेरी सैलरी से कट गया, वो एक अलग मैटर है। वो तो मेरा मकान ये ना भी होता तो भी तो क्वार्टर मेरे को मिलना ही था। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर आपने अपने बच्चे को मकान दे दिया कि तू रह ले, उसके नाम पर नहीं करवाया, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो किराए पर ही माना जाएगा। वो एक अलग मैटर है कि फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट लिखवा देगी, सेकंड स्टेप बच्चे से किराया ही नहीं लिया तो लिखोगे कैसे? तो विच एवर इज हायर में फर्स्ट स्टेप ही आगे टैक्सेबल हो जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ो, लेट आउट हाउस, अगर कोई किराए पर मकान दिया है तो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आपके सिर्फ ये 2 लाइनों की वजह से अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। भी मान लो कि साल के 2 महीने बीते तो जाकर मकान बना, तो क्या 12 महीने की इनकम पर टैक्स लगेगा या सिर्फ 10 महीने की इनकम पर लगना चाहिए? 10 महीने की। तो फिर यहां पर चेक करो, स्टेप फर्स्ट में ओनरशिप पीरियड आएगा, जितनी देर आपके पास ओनरशिप थी, स्वामित्व था, ये रहा सेक्शन 22। डेमोलिश वाले मकान में भी तो ऐसे ही होता फिर। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या आएगा? रेंट फॉर ओनरशिप पीरियड, यानी कि 10 महीने का ही मान लो, जैसे हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में तो 12 महीने ही होते हैं ना, लेकिन ऐसे भी तो 2-3 क्वेश्चन होते ही हैं बुक में कि जिसमें मकान हमारे वाले साल में 2-3 महीने बीतने के बाद बना। तो रेंट मान लो कि 10 महीने का लिखें, उसमें भी अनरिलाइज रेंट, किराएदार कोई किराया खा जाए तो वो लेस कर लें, बैड डेट्स होता है, और सेल्फ रेजिडेंस भी लेस कर लें। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन है, बता देता हूं कि जैसे 10 महीने मेरी ओनरशिप थी, उसमें से 1 महीने का तो किराया किराएदार खा ही गया, तो 9 महीने का मेरे पल्ले पड़ना था, लेकिन 3 महीने तो उस मकान में मैं भी रह लिया। तो अब आप सोचो, 10 में से 1 महीने का तो किराया जेब में ही नहीं आया, किराएदार खा गया, और 3 महीने मैं खुद रहा, तो 10 में से चारों डिडक्ट हो जाने चाहिए ना, 6 महीने पर ही टैक्स लगना चाहिए। वही तो है, रेंट फॉर ओनरशिप पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट, और जितनी देर मैं रह लिया वो भी लेस कर दो। ठीक है, तो इस बेस पर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको आप बेस बना लेना पूरे हाउस प्रॉपर्टी का। 6th पॉइंट चेक करो, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या एरियर ऑफ रेंट। अनरियलाइज रेंट माइनस होता है बैड डेट्स, आपका किराया कोई खा ले, आपने प्रॉपर नोटिस दिया और दे ही ना वो, या कब्जा कर ले मकान पर, वो लेस कर देती है गवर्नमेंट। लेकिन 2-3 साल बाद वही रेंट आपको अगर रिकवर हो गया, तो इनकम में तो पहले ही नहीं आया था, आया होता तो इनकम बढ़कर आती, और बाकी तो डिडक्शंस जो मिलनी थी वही मिलेगी, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाती उस पर 30%। बता देता हूं, जैसे 1 लाख यहाँ किराया था, तो 30% यहाँ पर 30,000 मिली होगी, और मान लो 50,000 आपने अनरियलाइज रेंट को लेस कर दिया, तो फिर लाख में से 50,000 लेस किए, बाहर ही 50,000 आए होंगे, तो बाकी 50,000 पर ही तो 30% 15,000 डिडक्शन मिली होगी। अब वो वाले 50,000 वो बंदा हमें देकर जा रहा है, तो उस 50,000 को हम इनकम में जरूर जोड़ लेंगे। अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया, रिकवरी माइनस 30% क्या कर देनी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 50,000 माइनस 30%, 15,000 लेस करके हम इनकम में जोड़ेंगे, और इनकम में जोड़ेंगे अलग से, क्योंकि ये किसी और साल का है। तो पहले तीनों चारों मकानों की इनकम निकाल लें, नीचे प्लस माइनस करते रहे उन्हें, और ये इनकम नेट 70% ही जुड़ेगी। और आपने केस लगा दिया किराएदार पर कि किराया बढ़ाकर दो यार, काफी साल हो गए अब, और आपने केस कर दिया उस पर, वो दे ही नहीं रहा बढ़कर, कोर्ट का फैसला आया कि बैक डेट से हम आपका किराया इंक्रीज कर देते हैं, और टोटल आपको 2 लाख रुपए मिल गए। तो 2 लाख उस टाइम मिले होते तो इनकम में आगे होते हो, और कम से कम उनकी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली होती, तो 140 पर तो फिर भी टैक्स लग गया होता। आज वो मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको ये छूट दे देंगे, एरियर ऑफ रेंट रिकवर हो गया, तो भी क्या है, दोनों मैटर तो अलग अलग हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकवरी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती है, और बाकी आपकी इनकम में आ जाएंगे। फिर एक लास्ट ये पॉइंट एक बार चेक कर लो कि अगर रेंट रिसीव हुआ है किससे, फर्म से, कंपनी से, या इंस्टीट्यूशन से, या किसी इंडिविजुअल और फर्म से जिन्हें अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन पर दबाव डाला हुआ है कि आप क्या करें, रेंट की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटें, टैक्स काट के पेमेंट करें, और उसका टैक्स हमारे पास जमा करवाएं। बता देता हूं, मैंने मान लो कि एक कंपनी को मकान रेंट पर दिया, 50,000 रुपये महीना था, तो साल के 6 लाख हो गए, और गवर्नमेंट की एक लिमिट है कि 2,40,000 से अगर ज्यादा किराया है, और इन लोगों को किराए पर दिया हुआ है, इन संस्थाओं को किराए पर दिया हुआ है, तो वो किराया तो हमें ही देंगे, लेकिन उसमें से 10% टैक्स वही काट लेंगे, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं।
और उनका जो रेंट है मैं पूरा नहीं रिकवर कर पाऊंगा, 90% रिकवर कर पाऊंगा, 10% गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा, टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे नाम से जमा हो जाएगा। ठीक है, उनकी जेब से तो पूरा ही जाना है। तो अब मान लो 6 लाख में से भी क्या है, 10% 60,000 मेरे नाम से वहां पर जमा हो गया, मेरे को 5,40,000 मिले, पर मेरी इनकम में 540 नहीं आएंगे जी। 540 डिवाइडेड बाय 90%, तो अपने आप में 6 लाख हो गए। तो 6 लाख को इनकम में जोड़ा जाएगा यहां पर इस सेकंड स्टेप में। वो अलग बात है कि जो मैंने टैक्स कटवा लिया अपने अकाउंट से, बाद में पांचों ऐड का टोटल लगता है, टैक्स लगता है, और पूरे साल का मेरा टैक्स मान लो बना ही 20,000 और 60,000 तो पहले से ही जमा हो चुका था। तो 20,000 माइनस 60,000 माइनस के 40,000 आगे गवर्नमेंट मेरे को रिफंड कर देगी 40,000, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक बार इनकम में ग्रॉस यानी कि टोटल इनकम आती होती है, तो उसी कारण लिखा है अगर रेंट रिसीव इन संस्थाओं से है तो 10% टीडीएस होता है। तो ग्रोस रेंट कैसे बनाते हैं, नेट रेंट डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, इस तरीके से। तो थोड़ा सा एक प्रयास किया है कि आप हाउस प्रॉपर्टी के थोड़े फंडे समझ पाए। वीडियो को आप एक दो बार और देखना जिससे कि कुछ क्लियर हो जाए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कुछ नॉलेज मिली है, तो इसे आगे सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फ्यूचर में भी मैं टाइम मिलते आपको वीडियो से प्रेरित करता रहूंगा, चैप्टर्स में एंटर करवाता रहूंगा, बाकी आपकी मेहनत है जी। और कोशिश रहेगी कि जितना भी इनकम टैक्स के चैप्टर्स हैं उनके बेसिक जो नोट्स हैं वो मैं वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। चाहे आप कहीं ट्यूशन लगते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, और किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी लेवल के एग्जाम क्यों नहीं दे रहे, लेकिन ये तो अपने आप में एक बेस है इनकम टैक्स का, तो वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो मैं अपनी एक वीडियो में टैक्सेस के टाइप बता चुका हूं, उनका बेस बता चुका हूं, और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का कुछ थ्योरी बेस आपको अभी बताया है। तो इसी बेस पर आप कुछ ना कुछ न्यूमेरिक करें, सेल्फ स्टडी करें। नेक्स्ट चैप्टर्स के भी आपके पास बहुत जल्दी ये वाले नोट्स आने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी।